मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी और वह अभी 18 साल की हुई थी। एक बार जब मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ काम कर रहा था तो वह खिड़की से हमें देख रही थी। कुछ दिनों के बाद मैंने नोटिस किया कि वह मुझे अलग नज़र से देखती थी। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मेरी पत्नी घर पर नहीं थी और हम अकेले थे। तभी मेरी बहन ने मुझसे कहा, भैया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या पूछना है? उसने कहा, भैया, मैं आपको कैसी लगती हूँ? मैंने जवाब दिया, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर उसने पूछा कि क्या आप मेरे साथ वो सब करेंगे जो उस रात भाभी के साथ कर रहे थे? मैंने तुम दोनों को उस रात ऐसा करते हुए देखा था। मैं ये सुनकर चौंक गया। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुमने हमें देखा? उसने कहा, हाँ भैया, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं यह सब करना चाहती हूँ, लेकिन अब इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी भाभी का क्या? उसने कहा, तू ये भाभी को मत बताओ, मैं भी नहीं बताऊंगी। मैंने उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा, दरअसल मैं काफी समय से ऐसा करने की सोच रहा था, लेकिन आज जब मेरी पत्नी सो गई तो मैं नज़दीकी घर के अंदर गया तो वहां का नज़ारा देखकर मैं बहुत उत्साहित हो गया और वह मेरा इंतजार कर रही थी। उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सारी चीजें मेरी बहन ने देखी होंगी। मैंने उससे मजाक किया था, लेकिन जब उसके खुद का मजाक बनाने का समय आया तो मैं थोड़ा घबरा गया। कौन जानता है, क्या वह मेरे साथ वह सब करने को तैयार होगी? दोस्तों, आज की कहानी बहुत बढ़िया होने वाली है। कहानी को अंत तक अवश्य सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन ऐसी नई कहानियां मेरी आवाज में सुन सकें। तो दोस्तों, यह 3 साल पहले की बात है। यह मेरी शादी का दिन था और इसे बहुत धूमधाम से मनाया गया। शादी के बाद मेरी पत्नी नेहा घर आई तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और सबसे ज्यादा मजा मुझे उस पल का आया। शादी के बाद पति पत्नी के बीच क्या होता है उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन और महीने बीत गए। हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी। मेरी एक बहन थी जिसका नाम ज्योति था। वह बहुत खूबसूरत थी और मैं हमेशा उसके साथ मजाक करता रहता था। एक दिन ज्योति का फोन आया और उसने कहा, भाई, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे लेने आ जाओ। मैं एकदम से चौंक गया। मैंने कहा, क्या तुम सच बोल रही हो? तो वो बोली, हाँ भाई, और मैं तुरंत बस स्टैंड चला गया। पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने उत्तर दिया, ज्योति बस स्टैंड पर मेरा इंतजार कर रही है। पत्नी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ज्योति ने किसी को नहीं बताया था कि वह आ रही है। बस स्टैंड घर से 3-4 किलोमीटर दूर था। मैं 10-15 मिनट में वहां पहुंचा। 15 मिनट बाद जब मैं वहां गया तो ज्योति मेरा इंतजार कर रही थी और मैंने उससे कहा, ज्योति, तुम्हें हमें फोन करके बताना चाहिए था कि तुम आ रही हो। वे बोली, भाभी को सरप्राइज देने के लिए नहीं बताया। मैंने पूछा, इस बड़े बैग में क्या है? उसने कहा, ये मेरे कपड़े हैं, अब मैं 2-4 महीने के लिए रहने आई हूँ। उसके बाद मैं उसे अपने घर ले आया। ज्योति को देखकर नेहा बहुत खुश हुई। मैंने नेहा से कहा, मुझे नाश्ता जल्दी दे दो, क्योंकि मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया है। मैं शाम को जल्दी घर आऊंगा। नेहा शीशे के सामने अपने बालों में कंघी कर रही थी। मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने झट से उसे छोड़ दिया और पूछा, ज्योति, तुम्हारी भाभी कहाँ है? और तुम उसके कपड़े क्यों पहन रही हो? ज्योति ने कहा, भाभी बाजार गई है कुछ सामान लाने के लिए। तो मैंने उससे कहा, ज्योति, चाय बनाओ। और फिर ज्योति चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं इस बात से हैरान था कि भले ही मैंने उसे कसकर गले लगाया था, फिर भी ज्योति ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वह चाय लेकर आई। मैंने उससे कहा, सॉरी ज्योति, मुझे लगा कि ये तुम्हारी भाभी है, इसलिए मैंने तुम्हें पीछे से पकड़ लिया। उसने उत्तर दिया, भाई, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है। तुमने मुझे जानबूझकर नहीं पकड़ा था। मैंने कहा, यह सही है, लेकिन तुम्हें कैसा लग रहा है? फिर उसने कहा, भाई, जब आपने मुझे पीछे से पकड़ लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और हंसते हुए कमरे में चली गई। तभी नेहा आई और बोली, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। मैंने कहा, दिखाओ। तो उसने कहा,
अब नहीं, अगले महीने मैं तुम्हें वह दिखाऊंगी। एक रात जब हम दोनों पति पत्नी वाला काम कर रहे थे तो मुझे लगा कि कोई हम दोनों को देख रहा है। फिर काम होते ही नेहा सो गई। मैं धीरे से उठा और कमरे से बाहर गया तो देखा कि ज्योति के कमरे का दरवाज़ा खुला था। फिर मैं वापस रूम में आया तो नेहा बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं बाथरूम गया था। मेरी पत्नी ने आगे कुछ नहीं कहा और सो गई। सुबह जब मैं उठा तो उस रात की घटना के बारे में सोचते हुए ज्योति की तरफ देख रहा था। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब मेरी पत्नी बाथरूम में गई तो मैंने ज्योति से पूछा, क्या तुम कल रात को खिड़की से हमें देख रही थी? उसने जवाब दिया, मैं आपके कमरे में छिपकर क्यों देखूं? तभी नेहा बाहर आई और हम दोनों चुपचाप बैठ गए। जब नेहा कमरे में गई तो ज्योति मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुझसे कहा, भैया, यह सच है कि मैंने तुम दोनों को ऐसा करते देखा है और अब मुझे भी यह सब करना अच्छा लगता है। मैंने ज्योति से पूछा, सच में? क्या तुम ये सब रोज देखती हो? उसने जवाब दिया, हाँ भैया, देखती हूँ। देखिए, दरअसल मेरा मन मुझसे कह रहा है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं सचमुच यह सब करना चाहती हूँ। मैंने ज्योति से कहा, ज्योति, कुछ दिनों से मैं भी तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इसके लिए मुझे मना कर दोगी। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपका मन हो तो आप आज रात ही मेरी मशीन का उद्घाटन कर सकते हैं। मैंने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपकी भाभी का क्या होगा? उसने कहा, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता होगा। मैं कभी भाभी को नहीं बताऊंगी और तुम भी मत बताना। मैंने उनसे कहा, जब तुम्हारी भाभी सो जाएंगी तो मैं पड़ोस की गली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर मैं शाम होने की राह देख रहा था, तभी मुझे घर से पिताजी का कॉल आया और उन्होंने कहा, ज्योति को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तुम कल उसे गांव लेकर आओ। अब रात के 12:30 बजे जब नेहा सो गई तो मैं धीरे से उठा और उस गली में चला गया। जब मैं वहां गया तो मुझे अपनी बहन नहीं दिखी। फिर मैं ज्योति के कमरे में गया और वहां देखा तो ज्योति गहरी नींद में सो रही थी और उसके सोने से मेरे सारे सपने बर्बाद हो गए। सुबह हुई तो ज्योति मेरे पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, फिर क्या भाई, क्या तुम रात को मेरा इंतजार कर रहे थे? मैंने कहा, आपने तो मुझे पागल बना दिया है। ज्योति हंसते हुए बोली, आप सच में उस वीरान गली में गए थे ना? मैंने कहा, हाँ, मैं वहां गया था, लेकिन तुम आई नहीं इसलिए मैं फिर घर आ गया। आप गहरी नींद में सो रहे थे। ज्योति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तभी मेरी बीवी नेहा आ गई। उसने मुझसे कहा, ज्योति को थोड़ी देर में छोड़ आओ, आज उसे देखने मेहमान आ रहे हैं। मैं तुरंत ज्योति को घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। उसकी मुस्कान मुझे सता रही थी और मैं सोच रहा था कि उसके साथ मेरा सपना कब सच होगा। जैसे ही हम घर के करीब पहुंचे, ज्योति ने मुझे एक गुप्त मुस्कान दी और कहा, अगर आप दोबारा आए तो मुझे बताना, इस बार सच में मैं तुमसे मिलने आऊंगी। आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आप उसे देख सकेंगे। धन्यवाद। पापा के जाने के दोस्तों। बाद माँ घर में अकेली थी। वह अपने दादाजी के कमरे में जाती रहती थी। ये देखकर मुझे बहुत अलग महसूस हुआ। एक रात मैं चुपचाप अपने दादाजी के कमरे में घुस गई। मैंने वहां जो देखा उससे मैं आश्चर्यचकित रह गई। माँ और दादाजी पति पत्नी जैसे एक दूसरे के साथ बिस्तर पर बैठे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है। हम 3 भाई बहन थे। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। वह पिछले साल चल बसे थे। पापा के जाने का माँ को बहुत सदमा लगा। मैं घर में सबसे बड़ी लड़की थी। मैं डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए शहर में आई थी। कुछ दिन पहले मैंने अपनी परीक्षा पास की थी। मैं तुरंत इंटर्नशिप के लिए फिर से वापस आने वाली थी। जब मैं घर आई तो मेरे छोटे भाई बहन मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उस दिन मेरे दादाजी मुझसे मिलने आए। वह मेरे परदादा नहीं बल्कि मेरे पिता के चाचा थे और रिश्ते में वो मेरे दादाजी थे। पिताजी के जाने के बाद दादाजी ने घर को समझने में हमारी मदद की। माँ बहुत सारे काम नहीं कर पाती थी। हमारा घर पिता की पेंशन से चल रहा था। मेरी छोटी बहन और भाई जुड़वा थे।
वह अब 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। जिस दिन मेरे दादाजी मुझसे मिलने आए, वे हमारे घर में ही रुके। जब से मैं घर आई तो मेरी माँ मेरी शादी के पीछे पड़ी थीं। दादाजी भी मेरी शादी का मुद्दा उठाते थे। मैंने अपनी पढ़ाई सिर्फ शादी करने के लिए नहीं की। जब भी घर में शादी की बात आती तो मैं अपने गांव की दोस्त अंजलि के पास जाकर बैठ जाती थी। उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह जब मेरे भाई बहन स्कूल चले गए तो माँ फिर मेरी शादी की बात करने लगीं। मैं उसकी बातों से तंग आकर अपने दोस्त के घर चली गई। 3 से 4 घंटे बाद ही मैं घर आई। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि हमारे घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं अंदर गई तो मुझे किचन में मेरी माँ नहीं दिखी। मैंने अपनी माँ को आवाज़ दी। तभी अचानक माँ अपने कमरे से बाहर आ गई और वो थोड़ी डरी हुई थी। माँ की साड़ी इधर उधर हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ माँ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तभी माँ ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस अपने कमरे में कपड़े की अलमारी ठीक कर रही थी और तुमने जोर से आवाज लगाई तो मैं जल्दी से बाहर आ गई। आते समय मेरा पैर मेरी साड़ी पर पड़ गया और साड़ी भी उतर गई। तुम्हारी तेज आवाज सुनकर मैं बिना साड़ी पहने ही उसे लपेटकर बाहर आ गई। अब बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैंने तुम्हें देखा नहीं तो तुम्हें जोर से आवाज दी, तू पागल लड़की है। ऐसा कहते ही माँ अपने कमरे में वापस चली गई। मैं उसके पीछे पीछे चली गई। तभी मैंने देखा कि माँ के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैं माँ के पास जाकर उनके कमरे में बैठ गई। तभी मैंने उसके बिस्तर पर पुरुषों की घड़ी पड़ी देखी। जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा सचिन कहीं से कुछ भी ले आता है। यह घड़ी उसके स्कूल जाने से पहले यहीं पड़ी थी। डॉक्टर महोदया, आपने अभी केवल अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी की है, रिजल्ट आना अभी बाकी है। माँ ने कहा, फालतू सवाल मत पूछो। अगले दिन माँ का चचेरा भाई सागर घर आया। माँ का कोई सगा भाई नहीं था। जब मेरे पिताजी थे तब भी मैंने सागर मामा को घर आते देखा था। सागर मामा कई महीनों के बाद हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि गांव की पंचायत में कुछ काम है और इसके लिए वो कुछ दिन हमारे घर पर ही रुकने वाले हैं। एक दिन जब हम खाना खा रहे थे तो माँ हम सब के लिए खाना बना रही थी। जैसे ही माँ मामा के प्लेट में खाना डाल रही थी, मामा ने अचानक माँ का हाथ पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उन दोनों पर पड़ी तो मामा ने झट से माँ का हाथ छोड़ दिया। मेरी माँ दिखने में बहुत सुंदर थी। हमारे पिता ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही छोड़ दिया था। मेरी माँ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। माँ केवल 32 साल की थीं। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि उसके 3 बच्चे हैं। मैं खाना खाते हुए मामा को देख रही थी। वह माँ की ओर देख रहे थे। खाना खाने के बाद रसोई में बर्तन धोते समय मैंने माँ से कहा, माँ, मामा आपको बार बार देख रहे थे, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे कल अपने घर से जाने के लिए कहो। इतना कहते ही माँ बोली, ज्योति बेबी, हमें सिर्फ किसी के देखने से उसे गलत समझना नहीं चाहिए। वह मर्द है, गलती से मेरी तरफ नजर पड़ गई होगी। अब तुम्हारे पिता नहीं रहे, हमें कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे ही रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता। माँ सही थी। मामा जी की नजर गलती से उस पर से पड़ गई होगी। मैं माँ को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित थी, तो मैंने जरूर मामा की बुरी नजर देखी होगी। उस दिन आधी रात को मैंने मामा को घर से निकलते हुए देख लिया। मैं बाहर गई तो वह माँ के कमरे की खिड़की के बाहर चक्कर लगा रहा था। उसने मुझे देखा और तुरंत घर के अंदर चला गया। अगली सुबह मामा अपने काम के लिए घर से निकल गए। उसके बाद मैं अपने दोस्त के घर चली गई। मेरी दोस्त अंजलि के घर पर एक लैपटॉप था और इसीलिए मैं उसके पास जाती थी। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप की जरूरत थी और यह हमारे घर में नहीं था। उस दिन मैं घर गई
आज भी दरवाजा अंदर से बंद था। मेरे घंटी बजाने के 30 मिनट बाद माँ ने दरवाजा खोला। माँ ने मुझे देखकर कहा कि आज तुम जल्दी आ गए। माँ सुबह नहा चुकी थी, फिर भी वो दोबारा नहाने चली गई थी। शायद वह घर के काम से थक गई थी। मैं अक्सर रात में देर तक जागती रहती थी। हम 3 भाई बहन एक कमरे में सो रहे थे। माँ का कमरा दूसरा था। कभी कभी छोटा भाई भी उसके साथ सोता था। आज रात मैं बहुत देर तक जागकर अपना मोबाइल देख रही थी। अचानक मुझे माँ के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं बाहर गई तो देखा कि मामा अपने कमरे से बाहर आ रहे हैं। उसने अपनी कमीज सीधी की और माँ के कमरे से बाहर चला गया। उनको ऐसे जाते देख मैं माँ के कमरे में गई। मैंने माँ से कहा, माँ, मामा यहाँ क्यों आए थे? फिर वो बोली कि कुछ नहीं, वो ऐसे ही आ गया था। जब तक मामा यहाँ है मुझे माँ सुरक्षित नहीं लगती। उसे अपनी निगरानी के लिए एक आदमी की जरूरत थी। इसलिए अगले दिन मैंने अपने दादाजी को घर पर बुलाया। मैंने उन्हें कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रहने के लिए बुलाया। घर में दादाजी होंगे तो मम्मी थोड़ा डरेंगी। जब मेरे दादाजी घर आए तो मेरा काम हो गया, क्योंकि दादाजी घर में सभी पर नजर रखते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था। दादाजी को वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। हमने उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। एक बार मैं सुबह जल्दी 3 बजे उठ गई। मैं जल्दी उठकर बाहर आंगन में बैठ गई। मैं अपने कमरे से बाहर आई तभी मैंने देखा कि माँ अपनी साड़ी पकड़कर दादाजी के कमरे से बाहर निकल रही थी और वह अपने कमरे में जा रही थी। सुबह 3 बजे बहुत अंधेरा था। उस अंधेरे में माँ ने मुझे देखा नहीं। वह दादाजी के कमरे में क्यों गई थी? क्या माँ सारी रात दादाजी के कमरे में ही थी? मैं सुबह माँ से इसके बारे में पूछा। उसने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें घर में ज्यादा जासूसी नहीं करनी चाहिए। क्या तुम मुझ पर नजर रख रही हो? दादाजी को सुबह सुबह पानी चाहिए था, तो मैं देने गई थी। माँ मुझसे बहुत नाराज थीं। मैं अब उस पर नजर नहीं रखूंगी, यही मैंने तय किया। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद मैं दोपहर को अपनी दोस्त के पास से घर आ गई, तो आज मुझे माँ की साड़ी फिर से फटी हुई नजर आई। तब दादाजी भी घर में थे। शायद काम करते समय उसकी यही हालत हुई होंगी। ऐसा सोचकर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार मेरी माँ मेरे दादाजी के साथ सब्जियां खरीदने बाजार गईं। मैं घर पर अकेली थी। मैं अपनी माँ की साड़ी में फोटो लेना चाहती थी, तो मैं अपनी माँ के कमरे में चली गई और माँ की साड़ियां ढूंढने लगी। साड़ियां ढूंढते समय मुझे एक फाइल मिली। वह फाइल अस्पताल की थी। मैंने फाइल खोली और उसका नाम पढ़ा। वह नाम पढ़कर मैं चौंक गई, क्योंकि उसमें गर्भवती महिला की जगह मेरी माँ का नाम था। मेरे पिताजी का 1 साल पहले निधन हो गया था। मेरी माँ फिर से गर्भवती थी। यह बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने उस कागज को दोबारा उसी जगह रख दिया। जब से मामा घर आए थे मैं उन्हें मामा के कमरे में छिपकर जाते देखा करती थी। मैंने सोचा कि माँ के बच्चे का पिता शायद मामा ही होगा, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं था। इसलिए मैंने माँ से कुछ नहीं पूछा। उस रात मैं मामा के कमरे में चली गई, उनसे बातचीत करते हुए। मैंने खेल खेल में उसके बालों में अपना हाथ फिराया। मुझे उनके 2/3 बाल मिले। वह बाल लेकर मैं अपने कमरे में चली गई। जब मेरी माँ कमरे में थी, फिर मैंने उसकी कंघी से कुछ बाल निकले। मैंने इसे अपने एक दोस्त को दे दिया। दोस्त के पति एक डॉक्टर थे। मैं उन बालों का परीक्षण करके यह दिखाना चाहती थी कि मामा ही माँ के बच्चे का पिता है। 2 दिन बाद टेस्ट का रिपोर्ट वापस आया, तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि माँ के गर्भ में जो बच्चा था वो मामा का नहीं था। मेरी माँ मुझे कुछ छुपा रही थी। वह गर्भवती थी।
लेकिन बच्चे का पिता कौन था, ये मुझे समझ नहीं आया। माँ के कुछ दस्तावेजों से मुझे शक हुआ। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि मामा रात को माँ के कमरे की खिड़की से झांक रहे थे और वीडियो बना रहे थे। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसका वीडियो भी बना लिया। मामा मुझे देखकर डर गए। मैं यह भी समझती हूँ कि जिस डॉक्टर को मैंने डीएनए जांच के लिए सैंपल दिया था, वह डॉक्टर मामा का दोस्त है। मामा ने जरूर वह रिपोर्ट बदल दी होगी। मुझे उस आदमी पर शक था। मैंने उसे माँ के कमरे में चोरी छिपे घुसते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने उनसे कहा, मामा, आप तो माँ के भाई हो, आपको अपने रिश्ते के बारे में पता नहीं है क्या? तुमने मेरी माँ को इतनी गंदी नजर से देखा। अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। आपका बच्चा मेरी माँ के गर्भ पल रहा है। तुम मामा नाम पर कलंक हो। मेरे इतना कहते ही मामा बोले, ज्योति, तुम क्या बात कर रही हो? मेरी नजर तुम्हारी माँ पर थी, पर बुरी नहीं, अच्छी थी। मुझे उससे प्यार था। मैं उससे शादी करके तुम्हारा और उसका ख्याल रखने को तैयार था। अब मैं उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, उससे मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। पिछले कुछ दिनों से मैं जो देख रहा हूँ, शायद वह अब भी तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ है। फिर मामा ने अपना मोबाइल मेरे हाथ में दे दिया। उसने मुझे वह वीडियो दिखाया जो उसने माँ के कमरे में घुसकर बनाया था। वो वीडियो देखकर मेरी आंखें खुली रह गईं। मेरी माँ और दादाजी, उन दोनों के बीच एक अनचाहा रिश्ता था। और यह सब मुझे उस वीडियो को देखने के बाद पता चला। वो सब देखकर मैं दंग रह गई। लेकिन मामा ने अगले दिन यह खबर पूरे गांव में फैला दी। जब दूसरे रिश्तेदारों को उनके नए रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्हें माँ और दादा की शादी मंजूर नहीं थी। जब मुझे सब समझ आ गया तो मैंने बहुत गुस्से में अपनी माँ से कहा कि उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, तुम दादाजी से शादी के बारे में कैसे सोच सकती हो? मैंने उससे यह पूछा। माँ ने कहा कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। मुझे 3 बच्चों की देखभाल करनी थी। उस वक्त दादाजी ने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारे पापा की 15,000 पेंशन से मैं घर का खर्च चलती हूँ। कई बार दादाजी ने तुम्हारी शिक्षा के लिए पैसे भेजे हैं। यह सहयोग मुझे मेरे रिश्तेदारों से नहीं मिला। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मुझे इसी एक आदमी ने सहारा दिया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। माँ किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। दादाजी उससे प्रेम करते थे। वह एक पिता के रूप में हम 3 भाई बहनों की देखभाल करने के लिए तैयार थे। वह इतने भी बूढ़े नहीं थे। मेरी माँ और दादाजी ने बाद में शादी कर ली और साथ रहने लगे। माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा दादाजी का था। यानी मेरे दादाजी मेरे पिता बन गए। पहले तो मुझे इस बात पर गुस्सा आता था, लेकिन बाद में मैं उनके साथ अपने पिता की तरह रहने लगी। मेरे असली पिता के निधन के बाद माँ बहुत दुखी हुई थी, लेकिन अब वह बेहद खुश हैं और हम सब बहुत खुश हैं। दोस्तों, प्यार की उम्र, रंग या रूप से कोई लेना देना नहीं होता। यह सच है। एक दिन भाभी कमरे में अकेली बैठी थी। सागर उनके सामने आया और बोला, भाभी, क्या आप मुझे शादी के बाद के बारे में सिखा सकती हैं? यह सुनते ही भाभी बहुत डर गई। उसने सागर की ओर देखा। वह अब समझ गई कि सागर उससे क्या चाहता है। वह सागर से कहती है कि वह उसकी भाभी है और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सागर सुनने के मूड में नहीं था। सागर ने भाभी को गले लगा लिया और बोला, भाभी, मुझे नहीं पता कि शादी के बाद रात को क्या करना है। आप मेरा मार्गदर्शन करें। भाभी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने सागर को धक्का दिया और बोली, सागर, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर सागर चुपचाप बैठ गया और भाभी का हाथ पकड़कर बोला, भाभी, प्लीज मेरी बात समझो। आपके अलावा मुझे ये बात कोई नहीं सिखा सकता। भाभी ने सोचा कि अब उन्हें इस स्थिति से निकलने के लिए कुछ करना चाहिए। उसने सागर से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी भाभी हूँ
और वह जानती थी कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सागर मानने के मूड में नहीं था। उसने बार बार भाभी से अनुरोध किया। भाभी ने खुद को संभाला और बोली, सागर, मैं तैयार हूं लेकिन। नमस्कार दोस्तों। सागर को अपनी भाभी के प्रति कुछ अनोखा आकर्षण महसूस हुआ। उसकी सुंदरता उसके लिए अद्वितीय थी। उसके काले, रेशमी बाल, भावपूर्ण आंखें और उसकी मखमली त्वचा उसका दिल जीत लेती थी। भाभी ने भी सागर से अलग रिश्ता बना रखा था। वह हमेशा उसे अपने करीब महसूस करती थी और उसका व्यवहार बहुत प्रेमपूर्ण और स्नेहपूर्ण था। सागर की नज़र लगातार उस पर टिकी रहती थी। एक बार घर में सिर्फ सागर और उसकी भाभी ही थे। बाकी सभी रिश्तेदार एक शादी समारोह में बाहर गए हुए थे। उस सुकून भरे पल में सागर को उसके साथ एक अलग भावनात्मक रिश्ता बनता हुआ महसूस होने लगा। दोपहर के भोजन के बाद भाभी आराम करने के लिए लेट गई। सागर उनके कमरे में गया और धीरे से उन्हें उठाया और पूछा, भाभी, क्या आप थक गई हैं? भाभी बोली, हाँ, थोड़ा थक गई हूँ। भाभी ने आंखें खोली और पूछा, सागर, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी, बस आपसे मिलने आया हूँ। सागर भाभी के पास बैठ गया और धीरे से भाभी का हाथ छूने लगा। उसने उसे नहीं रोका। सागर ने सोचा, शायद भाभी के मन में भी कुछ है। सागर का अपनी भाभी के प्रति नजरिया अब बिल्कुल बदल चुका था। वह अब उसके लिए भाभी तो नहीं रही थी, लेकिन उसके मन में एक नई भावना उभर रही थी। इसी समय सागर का गन्ना हलचल करने लगा। उसके मन में एक उलझन थी। एक तरफ उसकी शादी तय हुई थी, तो दूसरी तरफ भाभी के लिए उसकी भावनाएं उसके मन में बवंडर मचा रही थीं। शादी की तिथि धीरे धीरे निकट आ रही थी। हर तरफ खुशी थी, लेकिन सागर एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। रात को वह उठता और खिड़की से बाहर देखता रहता। उसके मन में कई सवाल थे और वह अपनी भावनाओं का जवाब ढूंढने में असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। एक दिन भाभी कमरे में अकेली बैठी थी। सागर उनके सामने आया और बोला, भाभी, क्या आप मुझे शादी के बाद के बारे में सिखा सकती हैं? भाभी बहुत डर गई और उसने सागर की ओर देखा। वह समझ गई कि सागर उससे क्या उम्मीद करता है। उसने सागर से कहा कि वह उसकी भाभी है और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सागर सुनने के मूड में नहीं था। सागर ने भाभी को गले लगा लिया और बोला, भाभी, मुझे नहीं पता कि शादी के बाद रात को क्या करना है। आप मेरा मार्गदर्शन करें। भाभी का चेहरा बदल गया। उसने सागर को धक्का दिया और बोली, सागर, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर सागर चुपचाप बैठ गया और भाभी का हाथ पकड़कर बोला, भाभी, प्लीज मेरी बात समझो। आपके अलावा मुझे ये बात कोई नहीं सिखा सकता। भाभी ने सोचा कि अब उन्हें इस स्थिति से निकलने के लिए कुछ करना चाहिए। उसने सागर से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। वह जानती थी कि वह उसकी भाभी है और उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सागर मानने के मूड में नहीं था। उसने बार बार भाभी से अनुरोध किया। भाभी ने खुद को संभाला और कहा, सागर, मैं तैयार हूँ। भाभी ने सागर की आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली और बोली, सागर, मैं तुम्हारे मन की बात समझती हूँ और मैं तुम्हें ये सब सिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रात को खाना खाने के बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। यह सुनकर सागर बहुत खुश हुआ। उसने भाभी को गले लगा लिया और बोला, भाभी, आप बहुत अच्छी हो। भाभी ने सागर को तो शांत कर दिया, लेकिन उनका लाल ब्लाउज, पीली साड़ी और काला रंग उनकी सुंदरता में एक अनोखा आकर्षण ला देता था। उसकी गोरी त्वचा और काली आंखें सागर को उसकी ओर आकर्षित करती थीं। रात को भाभी सागर के कमरे में आई। उन्होंने सागर को बिस्तर पर लेटा दिया। भाभी ने सागर के गाल पर हाथ रखा और बोली, सागर, आज मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाती हूँ। उसने धीरे से बटन खोल दिया। सागर यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। भाभी अभी भी तरोताजा और आकर्षक लग रही थीं। उसने सागर को अपने पास खींच लिया और उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। सागर शर्म से लाल हो गया। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी का खास पल है। सागर ने जेब से एक गोली निकली और खा ली। अब वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसे क्या करना है। सागर ने गोली खा ली और उसकी भाभी ने उसे सब कुछ सिखा दिया। लेकिन गोली का असर बढ़ने से उसके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा पैदा हो गई। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। सागर ने भाभी की तरफ देखा और उनकी तरफ बढ़ने लगा। भाभी घबरा गई।
उसने सागर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उसकी ताकत बढ़ गई और वह अपनी भाभी के काफी करीब आ गया। सागर ने उसमें प्रवेश किया। भाभी को बहुत दर्द हुआ, वो चिल्लाई लेकिन सागर नहीं रुका। उसने अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी भाभी ने उससे विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार सागर के शरीर की ऊर्जा खत्म हो गई और वह थककर अपनी भाभी पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर संतुष्टि का रंग था। भाभी ने ये सब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद सागर को होश आ गया। उसने इधर उधर देखा तो उसकी भाभी उसके बगल में सो रही थी। वह अपने किए पर शर्मिंदा था। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। सागर उठ बैठा और भाभी को जगाया। सागर ने उसे गले लगाया और माफी मांगी। भाभी ने उसे माफ कर दिया और कहा कि उसका ऐसा करना ठीक नहीं है। फिर वे दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समझता था, लेकिन जब मैंने उसे एक रात 12 बजे उसके रूम में जो करते देखा, उसके बाद मेरा उसे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया था। क्योंकि वो अपनी उंगली से, मेरा नाम प्रेम है, मेरी उम्र 24 साल है और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम अर्पिता है। अर्पिता बेहद सुंदर है और बिल्कुल जानवी कपूर जैसी दिखती है। वो सिर्फ 21 साल की है। ये कहानी उस पल की है जब मुझे पता चला कि मेरी वो मासूम बहन अब बड़ी हो गई है। ये बात है 1 साल पहले की, जब मैंने उसके फ़ोन में कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। जिस बहन को मैं हमेशा मासूम समझता था, उसके बारे में वो सच जानकर मुझे यकीन नहीं हुआ। ये कहानी उसी पल से शुरू होती है जब मैंने अपनी बहन के बारे में वो राज जाना जिसने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी। गर्मी की रात थी। हवा जैसे थम सी गई थी और मेरे कमरे में पड़े बिस्तर पर सोने में भी मुश्किल हो रही थी। प्यास के मारे मेरी नींद खुल गई और जैसे ही मैंने पानी की बोतल उठाने की कोशिश की, पता चला कि वो खाली थी। वक्त देखा तो रात के ठीक 1 बज रहे थे। नींद की खुमारी में मैं रसोई की ओर बढ़ा, जहां पानी की ठंडी बोतलें रखी होती थीं। तरफ जाते हुए मैंने देखा कि मेरी बहन अर्पिता के कमरे की लाइट जल रही थी। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अर्पिता हमेशा सोते वक्त लाइट बंद करके सोती थी। हमारे घर में ये नियम था कि सभी को सोते समय लाइट बंद रखनी चाहिए और अर्पिता इस नियम का सबसे ज्यादा पालन करती थी। मैंने सोचा कि शायद वो लाइट बंद करना भूल गई होगी। अपनी बोतल में पानी भरते हुए मैंने मन ही मन सोचा कि उसकी लाइट बंद करके उसे आराम से सुला दूं। जैसे ही मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा, एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घर कर गई। क्या अर्पिता जाग रही होगी या फिर वो सिर्फ नींद में लाइट छोड़कर सो गई होगी? दरवाज़ा खुलते ही जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। अर्पिता अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी और वो अपने फ़ोन की स्क्रीन में कुछ देखने में पूरी तरह मग्न थी। रात के इस समय, जब हर कोई गहरी नींद में था, अर्पिता का यूं जागना और फ़ोन पर इस तरह से कुछ देखना बेहद अजीब लगा। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसने फटाफट फ़ोन को छुपा लिया और उसकी आंखों में डर की एक झलक साफ दिखी। उसकी ये हरकत इतनी अप्रत्याशित थी कि मैं एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या कहूँ। अर्पिता, जो हमेशा शांत और संयमित रहती थी, उसके चेहरे पर इस वक्त चिंता और घबराहट की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। मैंने धीरे से पूछा, अर्पिता, सब ठीक है? इतनी रात गए जाग रही हो? अर्पिता ने एक झटके में जवाब दिया, हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उसकी आवाज में जो कंपकंपी थी, उसने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। वो मुझसे कुछ छुपा रही थी, लेकिन क्या? ये जानने की ललक अब मेरे दिल में गहराती जा रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई मामूली बात हो, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयाँ कुछ और ही कह रही थीं। इस रात की शुरुआत ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। अर्पिता के इस रहस्यमयी व्यवहार का राज क्या था? क्या वो किसी परेशानी में थी या फिर वो कुछ ऐसा कर रही थी जिसे वो मुझसे या परिवार से छुपाना चाहती थी? उस रात के बाद से अर्पिता का वो विचित्र व्यवहार मेरे मन से हट ही नहीं रहा था। हर बार जब मैं उसे देखता, उसकी वो घबराई हुई नज़रें मुझे याद आ जातीं।
मेरे मन में एक सवाल उभर रहा था कि आखिर वो रात के अंधेरे में ऐसा क्या कर रही थी जो उसे मुझसे छुपाना पड़ा। कुछ दिनों बाद जब एक मौका मिला और अर्पिता अपने कमरे में नहीं थी, मैंने उसका फ़ोन उठाया। मेरा इरादा सिर्फ ये जानने का था कि आखिर वो किस चीज़ से परेशान है। कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं, कहीं कोई उसे तंग तो नहीं कर रहा। मेरा दिल इस बात को जानने के लिए बेचैन था। फ़ोन का लॉक कोड मुझे पहले से ही पता था, इसलिए उसे खोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब मैंने उसकी फ़ोन की गैलरी, मैसेज और ऐप्स देखे तो कुछ खास हाथ नहीं लगा। सब कुछ सामान्य था। ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उसकी उस रात की हरकत को समझा सके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद उसकी इंटरनेट हिस्ट्री में कुछ हो। जब मैंने उसके क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री चेक की तो जो कुछ मैंने देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरी 17 साल की प्यारी बहन, जो हमेशा मासूम और शांत दिखती थी, उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री ने कुछ और ही कहानी बताई। वो चीज़ें जो उसने सर्च की थीं और जो वीडियो उसने देखी थीं, वो उसकी उम्र के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थीं। मैंने सोचा कि कहीं मैंने कुछ गलत देख तो नहीं लिया, लेकिन बार बार देखने पर भी वही परिणाम मिला। उसने कुछ ऐसे विषयों को सर्च किया था जिन्हें जानने की उसकी उम्र नहीं थी। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। क्या मेरी बहन किसी गलत संगत में पड़ गई है? या फिर उसे किसी ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया है? उसके ये ऑनलाइन गतिविधियां उसके मन में कौन से सवाल उठा रही हैं? उसकी ये हिस्ट्री देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस बारे में क्या सोचूं और क्या करूं। मैंने फ़ोन को वापस उसकी जगह रख दिया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस बारे में गहराई से सोचना होगा। ये सवाल कि आखिर मेरी बहन ने क्यों और कैसे ये सब सर्च किया, मेरे दिमाग में घूमता रहा। अब ये रहस्य और गहराता जा रहा था। जब मैंने अर्पिता की ब्राउज़र हिस्ट्री देखी थी, तब से ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी मासूम बहन को ऐसी चीज़ों में क्यों और कैसे रुचि हुई? ये सवाल मुझे सोने नहीं दे रहा था। मुझे पता था कि इस रहस्य का कोई गहरा कारण है, जिसे समझना ज़रूरी है। मैंने अर्पिता के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया और उसकी बातों में एक बदलाव देखा। वो अक्सर अपनी एक खास सहेली के बारे में बात करती थी, जिसे मैं पहले कभी नहीं जानती थी। उसका नाम सुनकर ही मेरे दिल में एक अजीब सी आशंका होने लगी। मैंने सोचा कि हो न हो, अर्पिता की इस नई आदत के पीछे उसी का हाथ है। एक दिन मैंने अर्पिता से उसकी उस सहेली के बारे में सीधे बात करने का फैसला किया। मैंने उससे हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, तुम्हारी वो नई सहेली कौन है? तुम्हारे साथ हमेशा उसका जिक्र सुनती हूँ। अर्पिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बताया, वो मेरी क्लास में नई आई है, काफ़ी मस्तीखोर है और बहुत बातें करती है। मुझे उसकी बातों से ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, लेकिन मेरी छठी इंद्री ने कहा कि ये वही लड़की है जिसने अर्पिता को गलत रास्ते पर धकेला है। कुछ दिनों बाद मैंने अर्पिता के फ़ोन की हिस्ट्री को फिर से खंगालने की सोची, इस बार और गहराई से। मैंने कुछ और भी चौंकाने वाले सबूत पाए। अर्पिता की सहेली ने उसे कुछ ऐसे वीडियो दिखाए थे जो उसकी उम्र और समझ से परे थे। ये वो वीडियो थे जो किसी भी नासमझ किशोरी के लिए सही नहीं थे। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि वो सहेली अर्पिता को सिर्फ वीडियो दिखाने तक ही सीमित नहीं थी। वो एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की थी, जिसे सही गलत की कोई परवाह नहीं थी। वो लड़कों को फंसाने और उनके साथ गलत काम करने में भी माहिर थी। उसने अर्पिता को ऐसे कई किस्से बताए थे जो अर्पिता के मासूम दिमाग को विचलित कर रहे थे। ये सब जानकर मेरा दिल टूट गया। मेरी मासूम बहन, जिसे मैं हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह देती थी, इस तरह की गंदी आदतों में फंस चुकी थी। और इसका कारण थी वो सहेली, जो उसे अपने जैसा बनाना चाहती थी। अब मुझे अर्पिता को इस दलदल से बाहर निकालना था। मैंने फैसला किया कि सबसे पहले मुझे उस सहेली से अर्पिता की दूरी बनानी होगी, और उसके बाद मुझे अपनी बहन को प्यार और समझदारी से समझाना होगा कि वो किस राह पर चल पड़ी है और उसे किस तरह से वापस सही रास्ते पर लौटना है। इस तरह मैंने अपनी बहन को उस गलत संगत से बचाया और उसे जीवन के सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन मेरा प्यार और समझ ही उसकी ढाल बने।
अंत में अर्पिता ने उस सहेली से दूरी बना ली और अपनी गलतियों से सीखा। ये अनुभव हमारे रिश्ते को और मजबूत बना गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गलत संगत कितनी जल्दी और आसानी से हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन अगर परिवार का सहारा और समझदारी हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती।